हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यदि आपको वृत्त के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो भी आज आप लोग बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझ जाएंगे। चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों नहीं हैं, यदि आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ का जो प्रश्नावली 12 है वो उसमें से एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा, क्योंकि आज ये इंट्रोडक्शन का क्लास है और इस इंट्रोडक्शन के क्लास में मैं आप लोगों को वृत्त के बारे में पूरा जानकारी दूंगा। वृत्त क्या है, वृत्त का परिमाप क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, व्यास क्या है, परिधि क्या है, पाई के बारे में बताइए। सारा जानकारी यानी वृत्त से रिलेटेड जितना भी फार्मूला होता है उसके बारे में यदि आप नहीं समझते हैं क्या होता है, कहाँ होता है, सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने ये 4 वृत्त लिया है। पहले एक वृत्त के बारे में समझिए। ये एक वृत्त है। आप लोग जानते हैं कि वृत्त का केंद्र होता है ये, यानी सेंटर पॉइंट जो बीच में है। ठीक है। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं? आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये क्या है? तो आपका ये एक केंद्र है। क्या है? केंद्र। तो लिख देते हैं केंद्र, जिसे सेंटर बोलते हैं। ठीक है। और दोस्तों ये जो गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये गोलाकार भाग, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। ये सब क्या हुआ? परिधि हुआ। यानी जो भी गोलाकार भाग है परिधि हुआ। ठीक है। तो एक चीज़ समझ गए, ये एक जो वृत्त है इसका जो गोलाकार भाग है वह एक वृत्त है जो गोल है। दुनिया में जितना भी चीज़ एकदम गोल है वह आपका वृत्त है। जैसे साइकिल का पहिया हो गया, वह एक क्या है? वृत्त है। ठीक है। जैसे चूड़ी हो गया, वह एक वृत्त है। गोल केक हो गया, वह भी एक वृत्त है। बासर हो गया, वो भी एक वृत्त है। फूलों की क्यारी हो गया, वो भी एक वृत्त है। गोलाकार जैसे सूर्य चंद्रमा, ये भी एक वृत्त है। सिक्का वृत्त है। तो जितना भी गोल चीज़ है वह एक वृत्त है दोस्तों। ठीक है। और उस वृत्त में गोलाकार जो भाग ये होता है, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। इसको हम सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बोलते हैं, इसको परिधि। अब समझिएगा दोस्तों, एक भाग से लेकर के ये जो आपका केंद्र हो गया, केंद्र, अगर हम एक परिधि से केंद्र से गुजरते हुए दूसरी परिधि तक जाते हैं, यानी यहाँ से लेकर के ए बिंदु नाम रख देते हैं इसका। ए बिंदु को अगर हम लोग केंद्र से होकर गुजारते हैं इस रेखा को, एक परिधि से दूसरी परिधि तक केंद्र से जाते हुए, तो वह आपका होता है दोस्तों व्यास। क्या होता है? व्यास होता है, जिसे डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर। व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर का स्पेलिंग क्या होता है तो समझिएगा, DIAMETER। METER, डायमीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। चलिए कुछ कुछ इंग्लिश लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सरकम, CUM, फेरेंस, FERENCE, सरकमफ्रेंस। केंद्र को बोलते हैं सेंटर, आप लोगों को पता है। तो दोस्तों व्यास समझ गए कि एक परिधि से केंद्र से जाते हुए दूसरी परिधि तक की रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं, यानी कि डायमीटर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए जीवा क्या होता है। तो दोस्तों केंद्र से नीचा जो भी रेखा हो या केंद्र से ऊपर जो भी रेखा हो, यानी केंद्र से होकर जाते हुए नहीं, केंद्र से अगर जाते हुए एक परिधि से दूसरी परिधि तक जाएगा तो वह व्यास हो जाएगा। लेकिन एक परिधि से दूसरी परिधि तक जाएगा लेकिन केंद्र से होकर नहीं जाएगा तो वह आपका जीवा होता है दोस्तों। क्या होता है? जीवा होता है। समझ पाएँ? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझ रहे होंगे जीवा क्या होता है। जीवा क्या होता है समझ में आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीक़ा से आ गया होगा। यानी कि एक बार फिर से समझ लीजिए, जीवा होता है वृत्त के एक परिधि से लेकर के दूसरी परिधि तक
जो रेखा गुजरता है उसे हम लोग जीवा बोलते हैं, लेकिन केंद्र से जाते हुए नहीं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों तीसरा वृत्त में, ये वृत्त है, इस वृत्त से अगर हम ऐसे खींच दें ये रेखा और ये रेखा, हम लोग जानते हैं दोस्तों ये क्या है, तो एक त्रिज्या है। यानी कि केंद्र से, केंद्र और परिधि, ये परिधि हो गया, केंद्र और परिधि की बीच की दूरी जो होता है उसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, और त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। किससे? स्मॉल आर से। जी हाँ दोस्तों, त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो एक केंद्र से होकर, केंद्र बिंदु हो गया ओ और ये हो गया ए, यानी ओ और ए क्या हो गया? त्रिज्या। तो केंद्र से होकर परिधि तक, ये भी क्या हो गया? त्रिज्या। केंद्र से होकर के परिधि तक, जितना भी रेखा दोस्तों परिधि तक जाएगा केंद्र से होकर के, सभी त्रिज्या होगा, और सभी त्रिज्या आपस में हमेशा बराबर होता है। सभी त्रिज्या आपस में क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। यानी कि इस केंद्र से होकर परिधि तक जाएगा रेखा तो त्रिज्या, इस केंद्र से होकर परिधि तक जाएगा तो त्रिज्या, इस केंद्र से होकर परिधि तक त्रिज्या। यानी एक वृत्त पर एक बिंदु से, यानी कि केंद्र से हम अनेक सारी त्रिज्या खींच सकते हैं। ओ ए त्रिज्या है तो ओ बी भी क्या होगा? त्रिज्या। दोनों बराबर होता है। ठीक है। और चीज़ समझिए दोस्तों, ए से लेकर के और यहाँ से गोलाकार भाग जो बी तक है उसको हम लोग चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। चाप को एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। ठीक है दोस्तों। यानी ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक जो रेखा है, गोलाकार भाग है, उसको सिर्फ हम लोग चाप बोलते हैं, जिसे एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ समझिए दोस्तों, यहाँ से ओ ए, इस बिंदु का अगर हम नाम कुछ भी रख दें, ओ ए पी बी और फिर से ओ, ये आपका होता है त्रिज्यखंड। क्या होता है? त्रिज्यखंड। इसे हम कोण बोलते हैं। कोण को थीटा रख दीजिए। ठीक है दोस्तों। ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ऐसे करके जो भाग है, जो क्षेत्र है वृत्त का, उसे हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। ठीक है दोस्तों। उससे इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर, सेक्टर। ठीक है दोस्तों। यानी कि ओ ए पी बी और ऐसे करके जो भाग है उसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। और ओ ए और इस तरह से, इस बिंदु का अगर नाम रख दे क्यू, ओ ए और इस तरह से क्यू और फिर इस तरह से बी जो हो गया, ये गोलाकार भाग ऊपर में जो बचा हुआ है ऐसे, ये जो भाग है इसे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ रहे हैं? यानी कि ये त्रिज्यखंड को हटा दीजिए और जो भाग ऊपर में बच जाता है, बड़ा वाला भाग, वह दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और समझिए, ये आपका वृत्त है और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है दोस्तों। वृत्त का क्या है? केंद्र है। इस तरह से एक जीवा, और इसको हम मिला देते हैं ऐसे, ऐसे। ठीक है। तो केंद्र ओ ए बी और यहाँ पे कुछ भी बिंदु पी ले लेते हैं। केंद्र से और परिधि तक की दूरी तो आर हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी आर, हमेशा आर। उसके बाद दोस्तों ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा भाग, इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं या फिर लघु वृत्तखंड कहते हैं। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। क्या हो गया? लघु वृत्तखंड। समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। यानी कि लघु वृत्तखंड, एरिया ऑफ ए सिगमेंट, लघु वृत्तखंड हो गया ये भाग। ठीक है। इसका दोस्तों, और ये जो है त्रिभुज ओ ए बी एक त्रिभुज है और ओ ए पी बी एक त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड में से अगर ओ ए बी को हम काट के हटा दें तो आपका सिर्फ यही भाग न बचेगा क्या? तो यही भाग आपका लघु वृत्तखंड कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चारों जो मैं आप लोगों को वृत्त बताया, वृत्त के बारे में जानकारी दिया, आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसे समझना बहुत ज़रूरी था। ऊपर वाला भाग जो है वह क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, जो आपके अक्सर इस तरह के सवाल में पूछे ही जाते हैं, और ये फार्मूला से बहुत सारा ऑप्शन डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग
आप लोगों को दिखाते हैं अब फॉर्मूला के बारे में, यानी कि इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, यानी वृत्त के बारे में देख लेते हैं। वृत्त यानी कि सर्कल, अब इसका फॉर्मूला क्या सब होता है तो देखिएगा दोस्तों। पहले हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों वृत्त का व्यास क्या होता है। वृत्त का व्यास, एक और चीज़ दोस्तों, व्यास जो मैंने आपको बताया डायमीटर, उसको स्मॉल डी से सूचित करते हैं और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाई लिख सकते हैं, जहाँ पाई बराबर क्या होता है 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। दोस्तों आर्यभट्ट ने, किसने? आर्यभट्ट ने पाई का सन्निकट मान, किसने? आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने पाई का सन्निकट मान दिया था 62,832। 62,832 अब बट्टे में 2 पर जितना देखो 1 2 3 4 अंक है तो 2 पर 4 अंक रख दीजिए याद रखने के लिए, यानी कि 20,000। पाई का सन्निकट मान जो है आर्यभट्ट ने दिया था कितना? 62,832 बट्टे 20,000 दिया था, या फिर उन्होंने कहा था कि इसका मान 3.1416 होता है लगभग। ठीक है, आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है दोस्तों, सन्निकट मान भी, पाई का सन्निकट मान अगर पूछा जाए कि पाई का सन्निकट मान क्या होता है, सन्निकट मान क्या होता है, तो आप लोगों को इसी दोनों में से कोई एक चीज़ बोलना है। ठीक है दोस्तों, पाई का सन्निकट मान अगर पूछता है कि क्या होता है तो आपका बोलना है पाई का सन्निकट मान इतना या फिर इतना होता है। किसके अनुसार? तो आर्यभट्ट के अनुसार। समझ पा रहे हैं? वैसे पाई का मान 22/7 या 3.14 जो है क्या है? व्यवहारिक मान है। व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक मान है। इसे भी आर्यभट्ट ने ही कहा था दोस्तों। उसी के अनुसार जो है पाई का व्यवहारिक मान 22/7 या फिर 3.14 होता है। समझ पा रहे हैं? चलिए फार्मूला देख लेते हैं। वृत्त का व्यास का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का व्यास का फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों वृत्त के व्यास का फार्मूला होता है 2r। 2r, जहाँ पे r क्या है? तो दोस्तों r एक त्रिज्या है। r एक क्या है? त्रिज्या है। बिल्कुल मैं आप लोगों को जीरो लेवल से बता रहा हूँ। यदि आपको जीरो लेवल भी नहीं मालूम है, वृत्त के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त के बारे में समझ गए। वृत्त का फार्मूला ये होता है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों ने देखा, वृत्त का परिमाप भी देखा, वृत्त का व्यास भी देखा, वृत्त का त्रिज्या भी देख लीजिए। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को r से दिखाते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? d/2, यानी कि व्यास बट्टे 2, व्यास बट्टे में 2, ये फार्मूला होता है। जहाँ भी आपको अगर व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है, तो व्यास बट्टे 2 उसका आधा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि व्यास का मान अगर 10 दिया है तो त्रिज्या कितना होगा? 10 का आधा 5 हो जाएगा। ठीक है, और वृत्त का जब व्यास निकालना हो, त्रिज्या दिया हो, तो उसका 2 गुना कर देंगे। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 5, हमें व्यास निकालना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, अर्धवृत्त के बारे में देखते हैं। अब ये अर्धवृत्त क्या होता है? यानी जो एक वृत्त है ना, उसी का आधा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक वृत्त है। इस वृत्त को अगर हम लोग पूरा आधा कर देंगे, यानी कि काट देंगे, आधा ऊपर आधा नीचे, इसे कहते हैं अर्धवृत्त। यानी कि यहाँ से लेकर के ये भाग, ये आपका अर्धवृत्त हुआ। ठीक है दोस्तों, ये भाग क्या हुआ? अर्धवृत्त हुआ। समझ पा रहे हैं? तो चलिए आगे देखते हैं अर्धवृत्त के बारे में, और अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है वो समझिएगा। अर्धवृत्त, तो दोस्तों अर्धवृत्त के बारे में समझिए। छोटा सा है अर्धवृत्त के बारे में फॉर्मूला। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देना है, यानी कि बट्टा 2 कर देना है, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2। ठीक है, अगर अर्धवृत्त का परिमाप पूछता है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर अगर पूछे, तब आपको कहना है आर इंटू पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2, या डायरेक्ट बोल सकते हैं आर गुना 36/7 भी बोल सकते हैं, आर गुना 36/7, यानी पाई का मान 22/7 और प्लस 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 36/7 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज कीजिए या फिर ये यूज कीजिए, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है अर्धवृत्त के बारे में। तो आपने देखा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप देख लिया। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि वृत्त के वलय। कहीं पे आपको दिख जाएगा दोस्तों वलय के बारे में, वलय के बारे में अगर आप लोगों को दिख जाता है, जिसे रिंग बोलते हैं, रिंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। वलय का क्षेत्रफल, अगर वलय का क्षेत्रफल मिल जाए तब कहना है आपको पाई इंटू, एक बार बड़ा आर छोटा आर को जोड़ देना है, एक बार बड़ा आर एवं छोटा आर को घटा देना है। चलिए इसके बारे में आप लोग समझ गए। इसके बारे में आप लोगों को एक वृत्त बना करके भी दिखाता हूँ, या ऐसे भी बोल सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, या फिर आर प्लस आर का मतलब ये त्रिज्या और त्रिज्या, बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या, बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या, यानी बड़ा त्रिज्या छोटा त्रिज्या को एक बार जोड़ दिया गया है और एक बार घटा दिया गया है बड़ा त्रिज्या में से छोटा त्रिज्या को। ये आता कहाँ से है, कैसे आया, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार तरीका से आप लोगों को समझाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ही केंद्र से एक छोटा वृत्त है और एक ही केंद्र से एक बड़ा वृत्त है, यानी दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है। ठीक है, दोनों का केंद्र बिंदु क्या है, एक ही है। तो यहाँ से देखिए ए हो गया आपका छोटा वृत्त, तो छोटा वृत्त के लिए क्या होगा, छोटा आर, और ये हो गया एक ही केंद्र से बड़े वृत्त की परिधि तक की दूरी हो गया बड़ा आर, यानी कि ओ और ए हो गया छोटा वृत्त, ओ ए क्या हो गया, छोटे वृत्त की त्रिज्या, और ओ से लेकर के बी तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया ओ बी आपको बड़ा त्रिज्या। ठीक है, इसी में जब आपको अगर क्षेत्रफल कहता है तो पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर ले लेंगे एक बार, और एक बार बड़ा आर में से छोटा आर को घटा देंगे, यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई गुना त्रिज्याओं का योग इंटू त्रिज्याओं का अंतर, यानी कि बड़ा आर को एक बार जोड़ देना है और बड़ा आर में से एक छोटा आर को घटा देना है। ये होता है आपका वलय, यानी कि रिंग होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब त्रिज्यखंड का फॉर्मूला देख लेते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपका यूज होता है, डायरेक्ट सवाल बनता है फार्मूला पे, वो मैं फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। आप लोगों का टाइम बचे इसलिए मैंने ये फार्मूला एक ही साथ लिख करके आप लोगों को बताया। त्रिज्यखंड का परिमाप अगर पूछे तो 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर 2r प्लस l बोल सकते हैं। l क्या है, चाप की लंबाई, मैंने आप लोगों को बताया पहले ही। ठीक है, चाप की लंबाई अगर पूछता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर पूछे, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होता है, तो बोलना है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं दोस्तों पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। यहाँ से 2 से अगर काट दे तो 180 डिग्री बाद में कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोस्तों बहुत हार्ड लगता है स्टूडेंट को, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कराऊंगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो आपको बोलना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये अब ओ ए बी आता कहाँ से है, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों चित्र में कि दोस्तों ओ ए पी बी एक त्रिज्यखंड हुआ और ओ ए बी एक त्रिभुज हुआ। इस त्रिभुज को यदि काट करके हटा दे तो ये जो भाग बचता है इसे ही लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, तो यही ओ ए बी को क्या कर देना है, घटा देना है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। तो यही मैंने लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है, माइनस
और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है इस स्थिति में, वृत्त में अगर रहे तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो दोस्तों दोनों में देखिए आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है और इसमें भी आर स्क्वायर है, तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो दोस्तों आर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो पाई थीटा बटे 360 डिग्री बचेगा इसमें से, और इसमें से बचेगा माइनस 1/2 साइन थीटा। तो दोस्तों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग ऐसे भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, या फिर बोल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया चित्र में ही। तो दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो अभी अभी आपने पढ़ा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है जो अभी आपने पढ़ा। ये देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही आप पढ़े थे अभी, इसी चीज़ को यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दोनों में आर स्क्वायर है, दोनों में, तो आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा पाई, आर स्क्वायर हट गया, पाई बच गया, माइनस यहाँ से भी आर स्क्वायर हटा, माइनस को इससे गुना करेंगे तो पाई थीटा बटे 360 डिग्री, और ये माइनस दोनों के लिए है तो माइनस 360 डिग्री पाई थीटा बटे 360 डिग्री, अब माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन थीटा, यानी बोल सकते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू पाई माइनस पाई थीटा बटे 360 डिग्री प्लस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हम लोग देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, जिसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर के उसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं, और कन्फ्यूज हमेशा रहता है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे, यानी बाहर में स्पर्श करे यानी छुए, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा। तो दोस्तों बड़ा आर प्लस छोटा आर दोनों को जोड़ देना है। जैसे ये देखिए ये एक वृत्त है ओ जिसका त्रिज्या बड़ा आर है, और एक छोटा वृत्त है बी जिसका केंद्र बी है, उसका आर छोटा आर है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे देखिए स्पर्श करता है, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा, तो दोनों आर को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक केंद्र से होकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, एक केंद्र से होकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो ये मान लीजिए छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। ठीक है, यानी कि अगर दो वृत्त है एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करता है तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा, बड़ा आर प्लस छोटा आर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फार्मूला का है वो हम देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो गया, लेकिन वृत्त से रिलेटेड इतना फार्मूला आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को वृत्त में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो इससे रिलेटेड जो सवाल होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करता है आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन जब अंतः स्पर्श करे, अंदर में स्पर्श करे, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा, तो बड़ा आर में से छोटा आर को घटा देना है। कैसे, देखिए ये एक हो गया बड़ा वृत्त, क्या हो गया बड़ा वृत्त, और इसी में ये टच कर देता है, छू देता है एक छोटा वृत्त। बड़ा वृत्त का केंद्र हो गया ये ओ, और छोटा वृत्त का केंद्र हो गया बी। तो इसके दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर पूछेगा तो इस स्थिति में बड़ा आर में से छोटा आर घटा देंगे। ये बड़ा आर बड़े वृत्त के लिए है, छोटा आर छोटे वृत्त के लिए है, जहाँ पे बड़ा आर छोटा आर को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो होता है वो देखिए, मिनट की सुई द्वारा घड़ी केंद्र पर 1 मिनट में बनाया गया कोण होगा, यानी घड़ी मिनट की सुई द्वारा, घड़ी में जो मिनट की सुई होता है उसके द्वारा केंद्र पर 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 6 डिग्री होगा। जी हाँ दोस्तों 6 डिग्री। अगर वही में घंटे की सुई है और उसके द्वारा घड़ी केंद्र पर 1 घंटे में बनाया गया कोण जो होगा तो वह 30 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों यदि केंद्र पर बना कोण कहता है, केंद्र पर कितना डिग्री कोण होता है, तो बोलना है आपको 360 डिग्री। केंद्र पर कितना डिग्री, 360 डिग्री। लास्ट पॉइंट है देखिएगा, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी बराबर पहिए की परिधि होता है दोस्तों, यानी कि बोल सकते हैं
2 पाई r। अगर चक्कर वाला सीन आता है और किसी पहिए द्वारा कहता है कुल दूरी और चक्कर वाला सेंस है उसमें, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r। दोस्तों इसके बाद वृत्त से संबंधित कोई फार्मूला नहीं होता है। मैंने जितना फार्मूला आप लोगों को बताया इससे बाहर कहीं नहीं पूछता है किसी भी एग्जाम में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यदि है तो। चैप्टर है अगर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो आप लोगों को, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों नहीं हो, यूपी बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के, झारखंड बोर्ड के, गुजरात बोर्ड के, एमपी बोर्ड के यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड के या फिर बिहार बोर्ड के, दोस्तों आप लोगों से एक भी सवाल गारंटीड नहीं छूटेगा और आप लोग बिल्कुल शानदार तरीक़ा से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो फैल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में नहीं जानते हैं। ये सिर्फ क्लास 10, 9 और 12th या फिर कंपटीशन के लिए नहीं, ये सबके लिए है, क्लास 9th, 10th, 12th और कंपटीशन के लिए। यदि इतना कर लेते हैं तो वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है, मैं वादा करता हूँ आपसे कहीं आपको छूटने वाला नहीं है और नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि इतना आप कर लेते हैं तो किसी भी टीचर या स्टूडेंट से आपको डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा जिससे एक ही वीडियो में पूरा फार्मूला को कवर कर दे। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन का क्लास था और साथ में फार्मूला भी था। उम्मीद करता हूँ मेरी सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।